नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो प्रोग्राम में। आज का विषय है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और प्रत्येक परीक्षाओं में इससे कम से कम एक सवाल तो लगभग अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए इस विषय पर संबंधित सभी प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और जो भी सवाल इसमें से बन सकते हैं उन सभी सवालों को आपसे हम इसमें पूछने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। वेन वेयर द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल पास्ड, यानी कि रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल किस वर्ष पारित किया गया था। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट होता है कि रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 में पारित किया गया था, तो इसका जवाब होगा 1966। Which considered as the government for the other gazetted officer other than रेलवे बोर्ड, यानी कि अन्य गजटेड ऑफिसर्स के लिए जो कि रेलवे बोर्ड में पदस्थापित नहीं हैं, उन सभी के लिए गवर्नमेंट से किनका तात्पर्य निकलता है। तो बे गजटेड ऑफिसर जो कि रेलवे बोर्ड में पदस्थापित नहीं है, किसी अन्य जगह पर पदस्थापित है, उनके लिए गवर्नमेंट का अर्थ होता है रेलवे बोर्ड। प्रश्न संख्या 3। हु इज कंसिडर्ड एज द गवर्नमेंट फॉर द गजटेड ऑफिसर होल्डिंग पोस्ट इन द रेलवे बोर्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि रेलवे बोर्ड में पदस्थापित गजटेड ऑफिसर के लिए गवर्नमेंट से तात्पर्य क्या निकलता है। तो बे गजटेड ऑफिसर जो कि रेलवे बोर्ड में पदस्थापित है, उनके लिए गवर्नमेंट से तात्पर्य निकलता है प्रेसिडेंट का। Who is considered as the government for non-gazetted officer holding post in the railway board। रेलवे बोर्ड में पदस्थापित नॉन गजेटेड ऑफिसर्स के लिए गवर्नमेंट से तात्पर्य किसका निकलता है, यानी गवर्नमेंट से किसको निर्देशित किया जा सकता है, और वह है सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड। सवाल संख्या 5 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू अदर नॉन गजेटेड ऑफिसर्स। यानी रेलवे बोर्ड को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य जगहों के लिए नॉन गजेटेड ऑफिसर से हमारा तात्पर्य क्या निकलता है, यानी रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल में किसका वर्णन किया गया है। तो वह है जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। Who is considered as the government for non-gazetted officer in offices directly under the administrative control of the railway board। उन नॉन गजेटेड ऑफिसर्स के लिए जो कि उन ऑफिसेज में काम करते हैं जिन ऑफिसेज का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सीधे रेलवे बोर्ड के हाथ में होता है, तब उन नॉन गजेटेड ऑफिसर्स के लिए गवर्नमेंट का तात्पर्य निकलता है सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड। फॉर विच स्पेसिफिक रूल डज गवर्नमेंट मीन द रेलवे बोर्ड इन द केस ऑफ ऑल नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट। ऊपर की परिभाषाओं के अतिरिक्त भी सब रूल 2 एंड 3 ऑफ रूल 5, सब रूल 1 ऑफ रूल 8, सब रूल 1 ऑफ रूल 10, इनमें जहां भी गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है वहां पर गवर्नमेंट के लिए सामान्यतः नॉन गजेटेड के लिए जीएम का प्रयोग होता है, जीएम ऑफ द जो कंसर्न जोन होते हैं। लेकिन इन नियमों में नॉन गजेटेड ऑफिसर्स के लिए गवर्नमेंट का तात्पर्य यहाँ पर रेलवे बोर्ड होता है। तो अतः ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन संख्या 8। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रूल 12, रूल 14, सब रूल 1 ऑफ रूल 15, सब रूल 3 ऑफ द रूल 16, सब रूल 1 ऑफ द रूल 19 एंड रूल 21, इनमें कहीं पर भी अगर गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है तो वहां पर गवर्नमेंट से किसका तात्पर्य निकलता है। तो यहाँ पर भी इन सभी नियमों में गवर्नमेंट से तात्पर्य निकलता है रेलवे बोर्ड का। प्रश्न संख्या 9। हु इज कंसीडर्ड रेलवे सर्वेंट। रेलवे सर्वेंट से तात्पर्य किनका निकलता है। अ पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ द सर्विस और हु होल्ड अ पोस्ट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द रेलवे बोर्ड एंड इंक्लूड अ पोस्ट इन द रेलवे बोर्ड। तो ये दोनों का दोनों ही नियम परिभाषित करता है एक रेलवे कर्मचारी को, अतः ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 10। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ रेलवे सर्वेंट whose services are placed at the disposal of a company, corporation, organization और लोकल अथॉरिटी। मान लिया जाए कि किसी रेलवे सर्वेंट को किसी कंपनी के डिस्पोजल कामों का डिस्पोजल के लिए कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और लोकल अथॉरिटी के लिए उनको प्लेस किया गया है, तो क्या उन्हें रेलवे सर्वेंट माना जाएगा। जी हाँ, दे आर कंसीडर्ड एज ए रेलवे सर्वेंट। Who is considered a part of the means of family in relation to a railway servant? A.
Any other person related whether by blood or marriage to the railway servant or to the railway servant's wife or husband, and wholly dependent on the railway servant. B. Any child of the railway servant dependent upon railway servant. C. Only the spouse of the railway servant. D. All of the above. And the right answer is all of the above. 12. Who is considered a part of the means of family in relation to a railway servant? A. A child or a stepchild who is no longer in any way dependent on the railway servant or of whose custody the railway servant has been deprived by or under any law. B. Any child of the railway servant dependent upon railway servant. C. Spouse of the railway servant separated from the railway servant by a decree or order of a competent court. D. None of the above. And the right answer is any child of the railway servant dependent upon railway servant. 13. Which of the following is one of the duties and responsibility expected from a railway servant? निम्नलिखित में से दिए गए नियमों में से या ड्यूटीज में से कौन सा है जो रेलवे सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है? मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मेंटेन डिवोशन टू द ड्यूटी एंड डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ रेलवे सर्वेंट। तो ये जो तीनों नियम हैं रूल संख्या 3 के सब रूल 1 के 1 2 3 हैं, तो ये तीनों ही रूल प्रत्येक रेलवे सर्वेंट और उसकी फैमिली पर भी लागू होते हैं। तो इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रेलवे सर्वेंट? इनमें से कौन से जो ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो रेलवे सर्वेंट से एक्सपेक्ट किए जाते हैं? पहला, कमिट हिमसेल्फ टू एंड अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। बिल्कुल ही ये रेलवे सर्वेंट से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। डिफेंड एंड अपहोल्ड द सोवरेनिटी and integrity of India, the security of the state, public order, decency and morality, ये भी मान्य है। और मेंटेन हाई इथिकल स्टैंडर्ड एंड ऑनेस्टी। तो ये सभी चीज़ें उपरोक्त के तीनों जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो माने जा सकते हैं कि ये रेलवे सर्वेंट से एक्सपेक्ट किए जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रेलवे सर्वेंट? मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि रेलवे सर्वेंट और उसके परिवार भी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करें। प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट, फेयरनेस एंड इम्पार्शलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी, कि जो मेरिट का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, फेयरनेस का सिद्धांत है, पार्शलिटी नहीं करनी है, इस नियमों को वो प्रमोट करना चाहिए। और मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, अपने कार्यों की अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना और उसमें ट्रांसपेरेंसी रखना, ये सभी रेलवे सर्वेंट की ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। तो यहाँ से इसका जवाब ऑल ऑफ द अबव हो जाता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रेलवे सर्वेंट? द फर्स्ट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेंटेन रेस्पॉन्सिवनेस टू पब्लिक, पर्टिकुलरली टू द वीकर सेक्शन, यानी कि पब्लिक के प्रति आपको रिस्पॉन्स रहना है और खासतौर पर जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं उनके प्रति तो विशेष तौर पर। मेंटेन कर्टसी एंड गुड बिहेवियर विद द पब्लिक, पब्लिक के साथ जब भी रेल कर्मचारी को डील करना चाहिए तो कर्टसी पूर्ण करना चाहिए, उनका बिहेवियर उनके पूर्वक सम्मानपूर्वक होना हो। टेक डिसीजन सोनली इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूज और काउज टू यूज पब्लिक रिसोर्सेज इफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली, जो भी डिसीजन लेने हैं वो पूर्णतः पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए। और जो भी हम रिसोर्सेज पब्लिक का यूज कर रहे हैं फॉर द पब्लिक ही यूज करना चाहिए, इफिशिएंटली होनी चाहिए, इफेक्टिवली होनी चाहिए और इकोनॉमिकली भी होनी चाहिए। सो यहाँ पर भी ये तीनों नियम रेलवे सर्वेंट पर समान रूप से लागू होते हैं। Which of the following is one of the duties and responsibility expected from the railway servant? Now read the first one. Declare any private interest relating to his public duties and take a step to resolve any conflict in a way that protects the public interest. किसी भी पब्लिक जो प्राइवेट इंटरेस्ट अगर आपके पब्लिक ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में आता है तो उसे डिक्लेयर कर देना चाहिए अपने सुपीरियर के सामने, अपने गवर्नमेंट के सामने। और अगर उसके कारण कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है जो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनको कंपन उस रास्ते में कोई रुकावट आ सकता है तो उसे रिजॉल्व कर देना चाहिए। नॉट प्लेस हिमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन टू एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन विच में इन्फ्लुएंस हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। फाइनेंशियल किसी भी प्रकार का आपको बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना है, किसी प्रकार का ऑब्लिगेशन नहीं लेना है, चाहे किसी इंडिविजुअल का हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का,
जिसके कारण आपके ऑफिशियल ड्यूटी के परफॉर्मेंस में उसका कोई प्रभाव पड़े। और तीसरा है नॉट मिसयूज हिज पोजीशन एज रेलवे सर्वेंट एंड नॉट टेक डिसीजन इन ऑर्डर टू डिप्राइव फाइनेंशियल और material benefit from himself, for himself, his family और his friends। हमें अपने पोजीशन का एज ए रेलवे सर्वेंट मिसयूज नहीं करना है और ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना है जिसका कि फाइनेंशियल या मटेरियल बेनिफिट खुद के लिए, फैमिली के लिए या दोस्तों के लिए किया जाए। तो ये सभी नियम जो हैं रेलवे कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रेलवे सर्वेंट? मेक चॉइसेस, टेक डिसीजंस एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन मेरिट अलोन। जो भी काम आपको करने हैं, जो डिसीजन लेने हैं या जो रिकमेंडेशन करने हैं, वो सिर्फ मेरिट के आधार पर होने चाहिए। Act with fairness and impartiality and not discriminate against anyone, particularly the poor and underprivileged section of the society। जब भी हमें कोई डिसीजन लेने हैं, कोई काम करने हैं, तो वो बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए, फेयरनेस के साथ होनी चाहिए, इम्पार्शलिटी, उसमें हमको पार्शियल नहीं होना है किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना है। और खासतौर पर जब ये बात किसी पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन की बात हो जाए सोसाइटी के, तो खासतौर पर इस बात का ध्यान रखना है। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विच इज और मे बी कॉन्ट्रेरी टू एनी लॉ। हमें उन चीज़ों से बचना है जो कि किसी लॉ के अगेंस्ट में हो, किसी रूल के अगेंस्ट में हो, किसी रेगुलेशन के अगेंस्ट में हो, या कोई इस्टेब्लिश प्रैक्टिस है उसके अगेंस्ट में हो, तो उन सब से हमें बचना है, उसको उसके विरोध करने से या उनके अगेंस्ट में जाने से। सो यहाँ पर भी ये सभी नियम एक रेलवे कर्मचारी को लागू होते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम रेलवे सर्वेंट? मेंटेन डिसिप्लिन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज एंड बी liable to implement the lawful orders duly communicated to him। Second, maintain confidentiality in the performance of his official duties as required by any laws for the time being in force, particularly with regard to information disclosure of which may prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security of the state, strategic, scientific, and economic interest of the state, friendly relation with the foreign countries, or lead to incitement of an offense or illegal or unlawful gain to any person। And third one is performance and discharge of his duty with the highest degree of professionalism and dedication to the best of his ability। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमेशा आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको अपने कार्यों से कार्यों पर लाभ, खुद के लाभ के पहले आपको अपने देश, अपने देश के पब्लिक, अपने देश के गरीब सेक्शन और अपने देश के साथ साथ दूसरे राज्यों के साथ संबंध और उनके सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें इन सब का ध्यान रखते हुए ही हमें अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। अतः ये उपरोक्त जो तीनों हैं वो हमें फॉलो करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी एंड डिवोशन ऑफ रेलवे सर्वेंट अंडर हिज कंट्रोल एंड अथॉरिटी? यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है कि किन्हें यह विशेष तौर पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो इंटीग्रिटी और डिवोशन टू द ड्यूटी ऑफ रेलवे सर्वेंट जो उसके कंट्रोल में है। तो जिनके कंट्रोल में होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, उनके सुपरवाइजर्स होते हैं। तो यहाँ पर रेलवे सर्वेंट होल्ड लिंक सुपरवाइजरी पोस्ट। तो यहाँ पर जिन लोगों के पास सुपरवाइजरी पोस्ट है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अंदर में कार्यरत या जो कंट्रोल में है या उसके अथॉरिटी में है उनके द्वारा जो कार्य हैं उनमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे अपने कार्यों में इंटीग्रिटी बनाए रखें और ड्यूटी के प्रति डिवोशन बनाए रखें। इसके लिए हमें उसे प्रोत्साहित भी करना है और उनके कार्यों पर ध्यान भी रखना है। अभी तक आपने जो नियम देखे उन नियमों में रूल संख्या 3 के सब रूल 1 के संबंध में बातें बताई गई थी कि किस प्रकार आपको अपने ड्यूटीज को निभाना है और ड्यूटी के दौरान में जो आपके कार्य हैं उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 20 में भी बताया गया था, ये रूल संख्या 3 के दूसरे नियम के में इस बात को बताया गया है कि एक सुपरवाइजर्स को किन बातों का ध्यान रखना है। रूल संख्या 3 के 2 में ही एक एक्सप्लेनेशन है जिसमें ये बताया गया है, रेलवे सर्वेंट हु हैबिचुअली फेल्स टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू हिम within the time set for the purpose and with the quantity of performance expected to him shall be deemed to be the lack in devotion to the duty which rule of the railway servant conduct rule described it best। यहाँ पर ये बताया गया कि कोई अगर रेलवे कर्मचारी बार बार अपने दिए गए कामों को, जितना काम सेट किया गया है उन कामों को पूरा नहीं करता है या उसकी क्वालिटी जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है वो भी नहीं पूरा करता है, तो इसे भी लैक इन डिवोशन टू द ड्यूटी मानी जाएगी।
और इसके आधार पर उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है, या यह माना जाएगा कि सर्विस कंडक्ट रूल का वो उल्लंघन कर रहे हैं। तो यह रूल संख्या जो दिया गया है, रूल संख्या 3 के 2 में इस बात की चर्चा की गई है। तो रूल संख्या 3 के 2 में इस बात की चर्चा है। व्हाट इज द प्रेफर मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ऑफिशियल डायरेक्शंस फ्रॉम ए सुपीरियर? जब भी कोई इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, कोई ऑफिशियल डायरेक्शंस दिए जाते हैं, उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? तो जो प्रेफर मोड है वो है रिटन फॉर्मेट में, कि आपको रिटन फॉर्मेट में ही इंस्ट्रक्शंस आपको देने हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन ओरल डायरेक्शन बी इशूड बाय एन ऑफिशियल सुपीरियर्स? किस परिस्थिति में ओरल डायरेक्शन भी दिए जा सकते हैं? तो ऐसे तो अनअवॉइडेबल कंडीशन में ही हो सकती है, तो व्हेन अनअवॉइडेबल, लेकिन इसके बाद उसे राइटिंग में कंफर्म भी किया जाना चाहिए। व्हाट एक्शन शुड एन ऑफिशियल सुपीरियर टेक इफ द इशू एन ओरल डायरेक्शन? जब भी कोई ऑफिशियल, सुपीरियर ऑफिशियल कोई इंस्ट्रक्शन ओरल डायरेक्शन में देते हैं, तो यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे कंफर्म करें जितनी जल्दी हो सके। तो कंफर्म इट इन राइटिंग इमीडिएटली देयर आफ्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स Which of the following behaviors would be considered a violation of the promptness and courtesy rules for railway servant? किससे नीचे में दिए गए जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से किन ऑप्शंस को प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी का वायलेशन माना जाएगा? पहला है एक्टिंग प्रॉम्प्टली कर्टसियसली विद द पब्लिक। जी नहीं। विलफुली कॉजिंग डिलेज इन डिस्पोजिंग द साइन वर्क। बिल्कुल ये सही है कि अगर हमने जानबूझ करके अपने कामों में, जो हमको काम करना है, जो साइन वर्क दिए हैं, उसके डिस्पोजल में अगर हम जानबूझ करके अगर डिले करते हैं, तो यह जो नियम है ये प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी का वायलेशन माना जाएगा। विच सर्विस रूल डिफाइन अबाउट प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी? कौन सा नियम प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी को डिफाइन करता है? तो रूल संख्या 3 के 3 में 3 नियम दिए गए हैं, 3A, 3B और 3C। तो रूल संख्या 3 के 3A में इस बात की चर्चा की गई है। एक्चुअली इसे अगर हम इसे फंक्शन डिफाइन कर दें, इसे 3 का 3A है, इस सब रूल के बारे में बताया गया। विच सर्विस रूल डिफाइन अबाउट ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज? तो रूल संख्या 3 के सब रूल 3 का बी में इस बात का डेफिनेशन दिया गया है, या दूसरे रूल में डेफिनेशन दिया गया है सब रूल का, सब में, कि यहाँ पर ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी जारी की है उसका हमको ध्यान रखना है। ध्यान रखने से हमारा तात्पर्य है कि उसे फॉलो करना है। Which service rule were service conduct rule defined about prohibition of sexual harassment of the working woman? तो रूल संख्या 3 के सब रूल 3 के C में इस बात की चर्चा की गई है कि कार्यस्थल पर जो भी वर्किंग वुमेन है उनके के साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होता। प्रश्न संख्या 29, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हाट इज द एक्ट दैट कंस्टिट्यूट सेक्सुअल हैरेसमेंट व्हेन डन इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? निम्नलिखित में से दिए गए जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें आपको पहचानना है कि कौन से एक्ट जो हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो डायरेक्टली किए गए हों या इनडायरेक्टली किए गए हों। फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेज और शोइंग पोर्नोग्राफी, a deemed or request of sexual favors or making sexual colors remarks, any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature। यानी कि किसी भी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट या उस प्रकार का इशारा, कोई पोर्नोग्राफी किसी लेडी को दिखाना। दूसरा में है कि सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना, या कुछ ऐसे इशारे करना। और तीसरा, कोई भी अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट जो कि सेक्सुअल नेचर के हों, अगर ऐसा कुछ भी किया जाता है तो ये भी सभी सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आते हैं। तो इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल है कि व्हाट डज द टर्म वर्क प्लेस मीन? वर्क प्लेस से हमारा तात्पर्य क्या निकलता है? तो पहला ऑप्शन है एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, इंटरप्राइजेज, इंस्टीट्यूशन, offices, branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by fund provided directly or indirectly by the central government। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए किसी डिपार्टमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिश, इंटरप्राइजेज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिसेज, ब्रांच, यूनिट, या जो भी कुछ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया गया है या कंट्रोल किया गया है, तो ये सभी जगह वर्क प्लेस के तौर पर माना जाएगा।
Hospitals or nursing homes or a dwelling place or a house or any place visited by the employee arising out or during the course of employment, including transportation provided by the employer for undertaking such journey। तो इन परिस्थितियों को भी, इन जगहों को भी माना जाएगा कि वो वर्क प्लेस है। और तीसरा, एनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कंपटीशन और गेम्स वेंचर whether residential or not used for training, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज रिलेटिंग देयर टू। तो इन सभी जगहों को भी वर्क प्लेस के तौर पर माना जाएगा। और यहाँ पर अगर किसी प्रकार की सेक्सुअल हैरेसमेंट के डेफिनेशन की घटना घटती है तो वह भी कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। इस संख्या 31 और आज का प्रश्न संख्या 1। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ रेलवे सर्वेंट इन कंपनी और फर्म इंजॉइंग गवर्नमेंट पैट्रोनेज। कहने का अर्थ है कि वे कंपनियां जो कि रेलवे संरक्षण में चलती है या रेलवे के सहायता से चलती है, उन प्रकार की जो भी प्राइवेट फर्म्स हैं या कंपनी है, उनमें किसी भी रेलवे कर्मचारी को अपना प्रभुत्व या अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, अपनी जो स्थिति है रेलवे में, इसका इस्तेमाल करके आप नौकरी दिलाने में अपने किसी भी नियर रिलेटिव्स को आप मदद नहीं करेंगे। इस संबंध में जो नियम है वो रूल संख्या 4 में इस बात की चर्चा की गई है। ये रूल संख्या 4 में इस नियम की चर्चा है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करके इस प्रकार की कंपनियों में अपने नजदीकी रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने में मदद नहीं करेगा। प्रश्न संख्या 32। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल प्रोहिबिट टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। तो किसी भी पॉलिटिक्स में या इलेक्शन में भाग न लेने के लिए रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो प्रतिबंधित करता है वह नियम संख्या 5 इस संबंध में जानकारी देता है। प्रश्न संख्या 33। इफ एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट acts as an election agent or polling agent or a counting agent of a candidate at an election, he shall be punishable। अगर कोई रेलवे कर्मचारी इलेक्शन एजेंट की तरह काम करता है या पोलिंग एजेंट की तरह या काउंटिंग एजेंट की तरह किसी कैंडिडेट के लिए कार्य करता है, तो ऐसा आप मान लेंगे कि वो भी पॉलिटिकल पार्टीज में भाग ले रहा है। तो इस प्रकार उन्हें 3 महीने तक की सजा हो सकती है और फाइन हो सकती है, अर्थात बोथ ऑफ द एबव इसका सही उत्तर होगा। Which rule of railway service conduct rule prohibit joining associations or unions by the railway servant। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के किस नियम के तहत किसी रेलवे कर्मचारी को एसोसिएशन और यूनियन को ज्वाइनिंग पर रोक लगाता है? तो नियम संख्या 6 रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इस बारे में बताता है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी किसी यूनियन या किसी एसोसिएशन में भाग नहीं लेगा, लेकिन इस नियम में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मजदूर जो यूनियनें होती है उनमें भाग लेने पर किसी प्रकार की मनाही नहीं की गई है। नियम संख्या प्रश्न संख्या 35। नो रेलवे सर्वेंट शैल इंगेज हिमसेल्फ और पार्टिसिपेट इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन विच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर्स, डिसेंसी और morality, or which involves contempt of the court, defamation, or incitement of to an offense। Which rule of service conduct rule describes। जैसा कि अभी अभी आपने देखा था पिछले सवाल में कि नियम संख्या 6 में एसोसिएशन और यूनियन में ज्वाइन लगाने पर रोक लगा दी गई है। इसके जो अगला नियम है यानी कि नियम संख्या 7 है, इसमें किसी प्रकार के डिमोन्स्ट्रेशन पर भी रोक लगाई गई है, जिसकी चर्चा भी किन किन कामों के लिए है अभी हमने उससे बात किया। When peacefully or orderly meeting or demonstration are allowed by the railway employee। उस कंडीशन में डिमोन्स्ट्रेशन करने की परमिशन दी गई है, पर उसके लिए कुछ निर्धारित नियम हैं कि कब कब कर सकते हैं। ड्यूरिंग द लंच इंटरवल, ड्यूरिंग हाफ एन आवर इंटरवल प्राइवेट टू द स्टार्ट ऑफ द वर्किंग आवर, और ड्यूरिंग हाफ एन आवर इंटरवल सक्सीडिंग द क्लोज ऑफ द वर्किंग आवर्स। तो इन तीनों जगहों पर, तीनों समय पर रेलवे की अनुमति के बाद डिमोन्स्ट्रेशन को किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 37। If an application for casual leave is presented by a railway servant especially for the purpose of the participation in a demonstration, and if it is refused by the competent authority, then employee can be treated as। अगर कोई एम्प्लॉय कैजुअल लीव है प्रेजेंट करता है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, जिसमें इस बात की चर्चा की गई होती है कि उससे किसी डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना है,
और उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिफ्यूज कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में उन कर्मचारी का, अगर उन्होंने डिमोन्स्ट्रेशन में भाग लिया है, तो वो अनऑथराइज्ड एब्सेंट की श्रेणी में गिने जाएंगे। According to which railway service conduct rule, no railway servant shall conduct or participate in the editing or management of any newspaper or other periodical publication or electronic media। यानी कि ये मीडिया से संबंधित सवाल है कि मीडिया के साथ आपको किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है। तो मीडिया में भी किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, तो उसके लिए नियम संख्या 8 में इस बात की चर्चा की गई है। Criticism of government is prohibited by a railway employee by which rule of railway service conduct rule। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल में इस बात का चर्चा किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में आपको सरकार की आलोचना नहीं करनी है। तो सरकार की आलोचना न करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उस नियम की चर्चा नियम संख्या, यहाँ क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है कि आपको सरकार की चर्चा नहीं करनी है। तो नियम संख्या 9 में इस बात की चर्चा है कि गवर्नमेंट के आपका क्रिटिसिज्म नहीं करना है किसी भी रेलवे एम्प्लॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो रेलवे सर्वेंट इज अलाउड टू गिव एविडेंस इन कनेक्शन विद एनी इंक्वायरी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन, कमिटी और अथॉरिटी विच रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इट बिलोंग्स। किसी भी रेलवे कर्मचारी को किसी कमिटी के समक्ष या किसी पर्सन के समक्ष या किसी अथॉरिटी के समक्ष किसी भी प्रकार की गवाही देने से रोक लगाई हुई है जब तक सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है। ऐसा नियम संख्या 10 में वर्णन किया गया है। By which rule of railway service conduct rule, railway employees have not allowed for communication of official information without authorization। इस नियम में इस बात के बारे में बताया गया है कि रेलवे कर्मचारी को कोई भी ऐसी सूचना डिस्क्लोज नहीं करनी है जिसके लिए उन्हें अनुमति नहीं की गई है, जैसे कि किसी फाइल की नोटिंग का किसी के सामने जानकारी देना, या किसी फाइल की मूवमेंट की जानकारी देना, या किसी फाइल में क्या लिखा हुआ है ऐसी चीज़ों की जानकारी देना जिसके लिए उसे अनुमति नहीं थी। तो ऐसे नियमों के लिए, ऐसे जो नियम हैं, वह नियम संख्या 11 में इस बात की चर्चा की गई है। Which railway servant conduct rule is associated with no railway servant shall, except with the previous sanction of the government or the competent authority, ask for or accept contribution to or otherwise associate himself with the raising of any fund or other collection in cash or in kind of pursuance of any objects whatsoever। कुल मिला के आपसे इस सवाल में पूछा जा रहा है कि कोई भी कर्मचारी चंदा इकट्ठा करने के कामों में भाग नहीं लेगा। तो इस नियम की चर्चा नियम संख्या 12 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसोसिएशन ऑफ रेलवे सर्वेंट विद द सेलिंग ऑफ टिकट फॉर द चैरिटी शो इज परमिटेड अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 और नॉट। तो रेलवे कर्मचारी को किसी भी तरीके से टिकट बेचने या कलेक्शन करने की इजाजत नहीं दी गई है, तो इसका जवाब होगा नो। रेलवे एम्प्लॉयज आर अलाउड टू एक्सेप्ट गिफ्ट बाय विच रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। किस नियम के तहत में इन्हें गिफ्ट एक्सेप्ट करने की कंडीशन दी गई है, इन रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के किस नियम में गिफ्ट लेने तक की अनुमति दी गई है। तो नियम संख्या 13 में इस बात की चर्चा की गई है कि कर्मचारी कुछ विशेष कंडीशन में गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है। तो नियम संख्या 13, एज पर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 गिफ्ट शैल इंक्लूड, जो नीचे में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से चुनना है आपको कि प्रोवाइड बाय एनी पर्सन अदर देन रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड्स हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इनमें दिया हुआ है फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा कोई देता है, फ्री बोर्डिंग की सुविधा देता है, फ्री लॉजिंग की सुविधा देता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि नियर रिलेटिव्स नहीं है और तो उनके साथ में इस प्रकार का फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री बोर्डिंग या फ्री लॉजिंग सुविधा देता है, तो वहाँ पर यह संबंध अलाउड या ये व्यवस्था अलाउ की जा सकता है और यह भी एक गिफ्ट के तौर पर आएगा, परंतु उस व्यक्ति या उस ग्रुप के साथ में कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं होनी चाहिए। On occasion such as wedding, anniversaries, funeral, or religious function, when the making of gift is in conformity with the prevailing religious or social practice,
Railway servant may accept gift from his near relatives or from his personal friend having no official dealing with him. Which of the following is limit permitted? तो यहाँ पर जो अब उसके नज़दीकी जिनके साथ है, नज़दीकी रिलेटिव्स हैं, यहाँ पर हम सिर्फ बात कर लेते हैं कि नज़दीकी रिलेटिव्स की बात कर लेते हैं। ये हम पहला सवाल, ये वाला ऑप्शन यहाँ से हटा दे रहे हैं, तो इसको हटा दे रहे हैं अभी। नियर रिलेटिव्स का कभी ले रहे हैं कि बीच में एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें रूल्स में दिया हुआ है कि ए ग्रुप के जो अधिकारी होंगे वो 25,000 तक का गिफ्ट ले सकते हैं, बी ग्रुप तक में 15,000 तक का, और सी ग्रुप के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं उन्हें 7,500 रुपये तक के गिफ्ट का लेन देन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। इन a normal occasion, a railway servant shall not accept any gift without the sanction of the government if the value exceed which of the following limit? सामान्य का परिस्थिति में रेलवे सर्वेंट किसी से भी कितने से अधिक का गिफ्ट नहीं ले सकता है। तो पहले ऑप्शंस हैं ₹5,000 इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट होल्डिंग ग्रुप ए पोस्ट, ₹5,000 इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट होल्डिंग एनी ग्रुप बी पोस्ट, और ₹2,500 इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट होल्डिंग ग्रुप सी पोस्ट। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, तो जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिसिप्ट, रिटेंशन एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट रिसिव्ड बाय रेलवे सर्वेंट फ्रॉम द फॉरेन डिग्नेटरी एंड फॉरेन फर्म्स। जब यहाँ पर स्थिति फॉरेन डिग्नेटरी के साथ और फॉरेन फर्म्स के साथ होती है, तो अधिकतम जो वैल्यू है गिफ्ट की वो 1,000 रुपये तक की हो सकती है। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 प्रोहिबिट डाउरी? डाउरी किस नियम के द्वारा प्रोहिबिट किया हुआ है? तो डाउरी के संबंध में जो चर्चा की गई है वह 13 के सब रूल में दिया हुआ है। 13A में दहेज ना तो लेगा और ना उसके लिए किसी को उकसाएगा। तो यहाँ पर दहेज के संबंध में जो चर्चा की गई है वो 13A में की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज डाउरी इन केस ऑफ पर्सन टू whom द मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत अप्लाई? मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के अनुसार से जो डोअर या मेहर है उसे डॉरी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, यानी कि बोथ ए एंड बी। मूल्यवान प्रतिभूति का क्या अर्थ है? मूल्यवान प्रतिभूति मतलब वैल्यूएबल गिफ्ट्स। वैल्यूएबल गिफ्ट्स से आपका तात्पर्य क्या निकलता है जो भारतीय दंड संहिता की धारा में वर्णित है? तो इस संबंध में जो चर्चा की गई है उस धारा का नाम है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में इस संबंध में चर्चा की गई है कि वे कौन कौन से मूल्यवान प्रतिभूतियां हैं। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 प्रोहिबिट पब्लिक डिमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ द रेलवे सर्वेंट? रेलवे सर्वेंट के सम्मान में पब्लिक डिमोन्स्ट्रेशन करने की जो मनाही की गई है वह मनाही है नियम संख्या 14 में। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 प्रोहिबिट्स प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट? प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट पर जो रोक लगाई गई है वो नियम संख्या 15 में लगाई गई है। नियम संख्या 15 है निजी व्यापार या नौकरी, जो नौकरी है, जो बाहरी नौकरी है, उस पर रोक लगाता है। इट इज नॉट परमिसिबल फॉर ए रेलवे सर्वेंट टू टेक एन इंश्योरेंस एजेंसी इन हिज ओन नेम एंड कैनवास फॉर द सेम बाय विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्टर? तो यहाँ पर ये जो नियम है निजी व्यापार से ही संबंधित है, तो नियम संख्या 15 भी यहाँ पर लागू। Which rule of railway service conduct rule 1966 railway servants should not ordinarily be allowed to accept part-time employment whether under government or elsewhere even though such employment is after office hours? यानी ऑफिस आवर्स के बाद भी किसी भी प्रकार की नौकरी पर रोक टोक लगाई गई है। तो यहाँ पर इस संबंध में भी जो नियम है वो यही निजी व्यापार में ही आएंगे, तो इसका भी जवाब होगा नियम संख्या 15। Which rule of railway service conduct rule 1966 no railway servant shall sublet, lease or otherwise all occupations by any other persons of government accommodation which has been allotted to him and after the cancellation of his allotment of government accommodation vacate the same within the time limit prescribed by the allotting authorities? तो यहाँ पर भी इस बात की चर्चा है कि आप अपने मकान का सबलेट नहीं कर सकते, ठीक है, और या जब खाली करने के लिए कहा जाता है तो उसे खाली ही करनी होती है। तो सबलेटिंग के जो कंडीशन है ये नियम संख्या 15 के ए में चर्चा की गई है, यानी 15A में इस बात में बताया गया है।
By which rule of Railway Service Conduct 1966, no railway servant shall speculate in any stock, share or other investment. शेयर में इन्वेस्टमेंट करना, उधारी देना, इस प्रकार के नियमों के लिए नियम संख्या 16 में चर्चा की गई है। नियम संख्या 16 में इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग और बोरोइंग पर रोक लगाई गई है। Why which rule of Railway Service Conduct Rule 1966 insolvency and habitual indebtedness? इंसॉल्वेंसी और इन हैबिचुअल डेफिनेट्स के संबंध में नियम संख्या 17 में इस बात की चर्चा की गई है। अ रेलवे सर्वेंट हु इज अरेस्टेड फॉर डेप्ट इज लिएबल फॉर, अगर कोई रेलवे सर्वेंट अगर किसी डेप्ट के लिए अरेस्ट होता है तो ही मे बी डिसमिस्ड। Why which rule of Railway Service Conduct Rule 1966 every railway servant shall on his first appointment to the railway service submit a return of his asset and liabilities? तो किस नियम में इस बात की चर्चा की गई है कि आपको अपने मूल्यवान संपत्ति, जो चल और अचल संपत्ति है, उसकी डिक्लेरेशन आपको रेलवे के सामने करनी होगी। तो ऐसा नियम संख्या 18 में किया गया है। According to Railway Service Conduct Rule 1966, in every return, the value of item of movable property worth less than this thousand may be added as shown as a lump sum. ये सवाल According to RSCR 1966, in every return, the values of items of movable property worth less than ours may be added and shown as a lump sum. A. 30,000. B. 17,000. C. 18,000. D. 10,000. And right answer is option D, that is 10,000. क्वेश्चन है, where a railway servant enters into transaction in respect of movable property either in his own name or in the name of the member of his family, he shall within how many months from the date of such transactions report the same to the government if the value of such property exceed 2 months basic of the railway servant. तो इस प्रकार का जब भी 2 महीने से ज़्यादा का अगर कोई बेसिक से अगर इस प्रकार के पैसों का ट्रांजैक्शन करता है तो इसकी सूचना रेलवे सर्वेंट को दे देनी चाहिए। तो इसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसकी खरीद के 1 महीने के भीतर ऐसा करना होता है। Sale and purchase of shares, securities, debenture, etc. treated as a movable property, and an intimation is required to be given under the Rule 18. 18 to the prescribed authority in the performer laydown. If sale, purchase or both in share, security, debenture or mutual funds, etc. in a year exceed 6 months basic pay of the government servant during the calendar year, is related to which rule? तो यहाँ ये भी नियम जो है सेल और परचेस के साथ संबंधित है कि जैसे कि आपको अगर इनमें 6 महीने तक की इन्वेस्टमेंट को 6 महीने के बेसिक 6 महीने के बेसिक के बराबर में सिक्योरिटी और शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है, एजेंट के थ्रू किया जा सकता है। तो इस संबंध में जो चर्चा की गई है वो नियम संख्या 16 में की गई है। अगला सवाल है, which rule of Railway Service Conduct Rule 1966 prohibits to acquisition and disposal of immovable property outside India and transaction with the foreign? जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आ जाती है और इसका ट्रांजैक्शन किसी विदेशी के साथ में अगर आपको जस्टिफाई करना है या बताना है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इस संबंध में जो रोक लगाया गया है वो नियम संख्या 18A में लगाया गया। Which rule of Railway Service Conduct Rule 1966 no railway servant shall, except with the previous sanction of the government, have recourse to any court or to press for the vindication of any official act which has been subject matter of adverse criticism on attack on the defamatory character? इसे सामान्य भाषा में अगर हम आपसे सवाल कहें तो इसका है कि किसी भी रेल सेवक के कार्य और उसके चरित्र के विरुद्ध किसी दोष का कहीं पर प्रदर्शन करना या कहीं गवाही देना, इस प्रकार की इस बारे में रोक लगाई गई है। तो यह नियम संख्या 19 में इस बात की चर्चा की गई है। Why which rule of Railway Service Conduct Rule 1966 no railway servant shall use non-official or other influence फॉर हिज ओन बेनिफिट, चाहे वो ट्रांसफर में हो, प्रमोशन या पोस्टिंग में, इस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप से रोक लगाई गई है कि आपको किसी भी माने कि नॉन ऑफिशियल या अदर इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना है। तो इस संबंध में जो चर्चा की गई है वो नियम संख्या 20 में की गई है, यानी कि ऑप्शन ए, नियम संख्या 20।
By which rule of Railway Service Conduct Rule 1966 the employee will follow the rules of marriage made by the government, such as not marrying to a foreign girl, will not marrying minor children, will not marrying a married woman whose husband is present. Barring certain exceptions, one shall not have more than one house or wife. तो इस संबंध में जो विवाह के बाद में संबंध में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नियम संख्या 21 के द्वारा किया गया है। By which rule of Railway Service Conduct Rule 1966 every railway employee shall not consume intoxicating drinks or medicine etc. while on duty, nor shall he consume in any public area. तो इस प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन पर जो रोक लगाया गया है, जो पेय हो या औषधि हो, इस प्रकार के, तो यहाँ पर इस संबंध में चर्चा जो की गई है वो नियम संख्या 22 में की गई है। इस संबंध में इस बात की चर्चा की गई है कि काम पर आने के 8 घंटे के भीतर में आपको किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य या इस प्रकार के मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। वाई विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट टू 1966 नो रेलवे एम्प्लॉय विल एम्प्लॉय चिल्ड्रन बिलो 14 ऑफ द एज। कौन सा नियम है इस बात को ये बताता है कि हमें किसी भी व्यक्ति को जिसकी उम्र 14 साल से कम की हो, कम की दिखाई जा रही है, उसे आप घरेलू कामों में नहीं लगा सकते। तो घरेलू कामों में रोक लगाने के लिए 22A का नियम जो बनाया गया है वो इसी कार्य के लिए बनाया गया है कि कोई भी रेलवे एम्प्लॉय 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को नौकरी पर नहीं लेगा। प्रश्न संख्या 70, पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी रूल इन रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को दिया गया है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के। इसी प्रकार रेलवे सर्वेंट शैल नॉट हैव टेकन और अनयूज्ड एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स विद इन हाउ मच आवर्स। जैसा कि पहले बात किया था कि 8 घंटे जो ड्यूटी शुरू होने के पूर्व तक में इस बीच में किसी प्रकार का ड्रिंक या ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसी के साथ जो कुल 71 सवालों की जो हमने एक लंबी श्रृंखला ली थी, जिसमें पहले भाग में हमने 30 सवाल लिए थे और इस भाग में कुल 41 सवाल लिए थे, तो इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर से संपन्न किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये 71 प्रश्न आपको परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होंगे।